Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। देखिए मित्रों, वैसे तो ये क्लास सुबह 7 बजे आती थी, लेकिन आज किसी कारणवश जो 7 बजे वाली क्लास है वहाँ पर हिंदी व्याकरण का जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो डाल दी है। और ये साइकोलॉजी की क्लास 9 बजे की मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि साइकोलॉजी की क्लास सुबह 9 बजे आएगी 7 की जगह। साथियों, क्लास नंबर 4 है, 12th साइकोलॉजी चल रही है। और 12th साइकोलॉजी में आपके यूनिट 1 में जो बुद्धि का टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। अभी क्षमता आपके सिलेबस में नहीं होती है। यहाँ पर भी जो यूनिट 2 है उसमें जो स्व शब्द है, स्व का जो अर्थ है, मतलब है क्या क्या होता है इसमें, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके फिर भी क्वेश्चन करा दूंगा, पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ हम व्यक्तित्व को ही पढ़ेंगे और ये आपका अंतिम चैप्टर रहेगा साइकोलॉजी क्लास 12th का। देखिए मित्रों, सबसे पहले व्यक्तित्व का अर्थ और उसके प्रकार को समझेंगे। व्यक्तित्व के विभिन्न निर्धारक जो होते हैं, व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले तत्व, उनको समझेंगे। और फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियों को भी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक है जो आप इस अध्याय में कंप्लीट करने वाले हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक डाल लीजिए व्यक्तित्व। साथियों, जहाँ से व्यक्तित्व शुरू होता है वहीं से हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए मित्रों, व्यक्तित्व का संपत्ति इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है। आप आराम से समझिए इस चीज़ को कि इसने जो बुक में दे रखा है वो कितना शानदार और सरल तरीके से दिया है। तो टॉपिक डाल लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का संप्रत्यय। मित्रों, व्यक्तित्व हम आम भाषा में देखिए कई सारे लोग हैं, आप किसी को देखकर देखते हो क्या पर्सनालिटी है यार, क्या शानदार बंदा है, या फिर क्या कोई भी हो सकता है, बंदा बंदी कोई भी। अब देखिए, ये अपन यूँ कह देते हैं कि शानदार पर्सनालिटी है देख करके, लेकिन वो उसका बाहरी स्वरूप होता है, उसका मानसिक, संज्ञानात्मक, नैतिक संबंधी और भी कई सारी उसकी प्रवृत्तियाँ हो सकती है जिसके बारे में हम देख करके नहीं बता सकते। तो आंतरिक और बाह्य दोनों चीज़ों से मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसमें आंतरिक कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम आम बातचीत में व्यक्तित्व संप्रत्यय का उपयोग करते हैं सभी। अब व्यक्तित्व कोई नहीं करता है, सब पर्सनालिटी कहते हैं, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो व्यक्तित्व शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ मूल रूप से तो ये जो लैटिन भाषा है उसमें एक शब्द आता है पर्सोना। क्या आता है? पर्सोना। उस पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द बना है, और पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। साथियों, पर्सनालिटी शब्द का निर्माण पर्सोना शब्द से हुआ है, और ये पर्सोना शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। पर्सोना उस मुखौटे को कहते हैं जिसका नाटकों में उपयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन और बना दिया कि पर्सोना का अर्थ क्या होता है। तो आपका आंसर रहेगा मुखौटा। कौन सा? जो नाटकों में प्रयोग करते हैं ना, उसको कहा जाता है मुखौटा। सामान्यतः यह समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है। नॉर्मली बाहर से देख करके ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर सुंदर दिख रहा है तो मतलब वो अच्छा है, और सुंदर नहीं दिख रहा है तो मतलब वो बुरा है। ऐसी धारणा लोग बना के रखते हैं। ऐसे में व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति के शारीरिक या बाह्य रूप के आधार पर निर्धारित कर लिया जाता है। जो बाहर से दिख रहा है आप उसी के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण कर लोगे, जो कि सही नहीं है पूर्णतः। व्यक्तित्व में शारीरिक गुणों के साथ उसके मनोवैज्ञानिक गुणों को भी शामिल किया जाता है। भाई ठीक है, जो बाहर से दिख रहा है वो भी व्यक्तित्व का ही अंग है, लेकिन जो बाहर से दिख रहा है सिर्फ वो ही व्यक्तित्व का अंग नहीं है। सीधी बात समझे आप थोड़ा सा। मनोवैज्ञानिक गुणों के उदाहरणों में किसी व्यक्ति का शांत स्वभाव का होना। अब बाहर से थोड़ी देख सकते हो आपकी कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का है या क्रोधी स्वभाव का है, अवलोकन करना पड़ेगा आपको। गंभीर होना, कोई शर्मिला होता है, कोई खुश मिजाज होता है, कोई व्यक्ति स्फूर्त मतलब तेज, बुद्धिमान होता है कोई व्यक्ति दूसरों का सहयोग करता है। आदि मनोवैज्ञानिक गुण भी व्यक्तित्व में शामिल किए गए हैं। तो मतलब उसकी जो शारीरिक संरचना है, उसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं वो भी व्यक्तित्व के ही भाग होते हैं मित्रों। इस प्रकार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों का एक समुच्चय है
जो शारीरिक गुण है वो तो आएंगे, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक गुण है जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दूसरी बात यह समझनी है कि व्यक्तित्व के ये सभी गुण एक परिस्थिति समय विशेष में प्रदर्शित होने पर उस व्यक्ति को उस गुण को रखने वाला नहीं मान लिया जाता है। यदि कोई विशेष स्वभाव व्यक्ति को अनेक बार प्रदर्शित करते हुए देखा जाए तो उस गुण को व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक भाग माना जाता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो कोई विशेष स्वभाव कर रहा है, तो यूँ नहीं है कि भाई उसका व्यक्तित्व वैसा ही है। वो कभी कभी हो सकता है विशेष स्वभाव मतलब विशेष क्रिया, आपके सामने कोई व्यक्ति विशेष क्रिया करता है बिल्कुल अलग, तो इसका मतलब यूँ नहीं कि उसका व्यक्तित्व वैसा है। अगर वो क्रिया बार बार करता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत है, अब आपने किसी को पैसे चुराते हुए देख लिया, अब आपने सोचा कि यार ये तो चोर है, ये तो पक्का चोर व्यक्ति है, इसको जीवन में कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ चोरी करेगा, आपने ये धारणा बना ली। लेकिन उसने चोरी सिर्फ एक बार की, और वो भी जब उसके सामने अन्य कोई विकल्प न बचा, तो उसका व्यक्तित्व नहीं है कि भाई वो चोर है। अब एक सिचुएशन ये आती है कि एक व्यक्ति बार बार चोरी कर रहा है, बार बार चोरी कर रहा है, तो फिर उसका व्यक्तित्व चोर के अंतर्गत ही आ जाएगा मित्रों। तो साथियों, व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी भी होते हैं। क्या है सीधा सा मतलब जो गुण होता है व्यक्तित्व में, वो नहीं है कि एक बार काम कर लिया, वो स्थायी चलता रहता है। यह विशेषता या गुण साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं इस अर्थ में गत्यात्मक होती है कि वे स्थिति के अनुसार परिवर्तित एवं अनुकूलनशील होती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ लेने से हम यह जान सकते हैं कि यह व्यक्ति किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व आपने जान लिया है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति इस परिस्थिति में ऐसा व्यवहार करने वाला है। साथियों, आलपोर्ट की एक परिभाषा जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उनका कहना है ग्रेडन आलपोर्ट का, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके प्रभावी समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा कई बार सीटेट और रीट वाले एग्जाम में आ चुकी है, तो साथियों इस परिभाषा को जरूर लिख ले हुए। अब बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में। व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व विभिन्न गुणों का एक ऐसा समायोजन है जिसके कई पक्ष होते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व का सिर्फ एक ही पक्ष है, ऐसा नहीं है कि वो मानसिक पक्ष को ध्यान में रख के व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया। उसका जो संवेगात्मक पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है, उसका जो नैतिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है, सभी को देखना पड़ता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग पक्षों पर बल देने के कारण व्यक्तित्व के उपागम बन गए, कहीं व्यक्तित्व के अलग अलग सिद्धांत बन गए। इन उपागमों में व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों को बताया गया। इनमें से प्रारूप उपागम का अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, हम यहाँ पर प्रारूप उपागम को देखने वाले हैं कि प्रारूप उपागम क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, टाइप अप्रोच या प्रारूप उपागम। तो चलिए देखते हैं प्रारूप उपागम में क्या है। एक जैसी विशेषता रखने वाले व्यक्तियों को प्रारूप के रूप में वर्गीकृत करते हैं। प्रारूप अलग अलग होता है, जिसे मान लीजिए 100 व्यक्ति है, उनमें से 10 व्यक्ति एक जैसी विशेषता रखते हैं तो उनको अलग प्रारूप में रख दिया। 50 व्यक्ति एक जैसी विशेषता रखते हैं तो उनको अलग प्रारूप में रख दिया, उसका नाम नया बना दिया। 40 व्यक्ति अलग गुण रखते हैं तो उनको अलग प्रारूप में रख दिया। मित्रों, इस प्रकार यह उपागम व्यक्तियों के अलग अलग प्रारूपों में वर्गीकृत करता है। मित्रों, यदि एक व्यक्ति किसी प्रारूप में होता है तो उसमें कुछ अपेक्षित व्यवहारों को जाना जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले त्रिगुण जो है, 3 गुण, सत्व, रज और तम, सात्विक, राजविक और तामसिक जो गुण होते हैं, उसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया है। तो मित्रों टॉपिक डाल लीजिए, व्यक्तित्व के वर्गीकरण में त्रिगुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। इन्होंने कौन कौन से गुण के आधार पर, सात्विक गुण, राजविक गुण और तामसिक गुण, इन तीनों के ही आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है सात्विक प्रकार। सात्विक मतलब जो सत्य और धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, उसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। ये व्यक्ति स्वच्छ रखते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सात्विक गुण उनके अंदर मौजूद होता है। दूसरा है मित्रों राजसिक गुण।
ऐसे व्यक्ति जो रज गुण की प्रधानता के कारण इनमें तीव्र काम करते हैं। ये इंद्रिय तुष्टि की इच्छा होती है, भौतिकवादी होते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या आदि की अधिकता इनमें होती है। मित्रों, राजसिक का सीधा सा मतलब है जो आम आदमी होता है वो राजसिक गुणों से युक्त ही होता है। वो चाहता है, जो कर्म में विश्वास ये व्यक्ति रखता है और ये चाहता है कि भाई जो मेरी इंद्रिय तुष्टि मतलब जो काम वासना है उसकी पूर्ति हो, जो भौतिकवादी संसाधन है वो मुझे सभी प्राप्त हो, दूसरे मेरे से ज़्यादा आगे नहीं निकले, मैं धन प्राप्त करूं, मैं मेहनत भी करूंगा लेकिन मुझे धन प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं राजसिक। तीसरा होता है तामसिक प्रवृत्ति का, जो कर्म में और धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं बल्कि जो तामसिक गुणों से युक्त होते हैं। साथियों, ये क्या करते हैं, क्रोध ज़्यादा करते हैं, घमंड ज़्यादा होता है इनको, ये अवसाद से ग्रसित होते हैं, आलस बहुत ज़्यादा आते हैं इनको, असहायता की भावना इनमें अधिक होती है। मित्रों, तो ऐसे लोग तामसिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। मित्रों, इसी प्रकार मनोविज्ञान में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शेल्डन का वर्गीकरण, युंग, फ्रीडमैन, रोजनमैन ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण किए हैं और जिनका जो वर्णन है यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले शेल्डन का वर्गीकरण देख लेते हैं। शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? मित्रों, शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक। गोलाकृतिक को एंडोमार्फिक भी कहा जाता है, आयताकृतिक को मेसोमार्फिक कहा जाता है और लंबाकृतिक को एक्टोमार्फिक कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। किसके आधार पर? शारीरिक संरचना के आधार पर। कौन कौन से? गोलाकृति, आयताकृतिक और लंबाकृतिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। साथियों, सबसे पहले गोलाकृतिक को पढ़ेंगे। गोलाकृतिक मतलब जो व्यक्ति गोल मटोल होते हैं, जो मृदुल मतलब कठोर कम होते हैं, ये शिथिल, सामाजिक एवं मिलनसार होते हैं। सामाजिक एवं मिलनसार मतलब दूसरों से जो हिल मिल कर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति गोलाकृतिक। जो मोटे होते हैं ना, आपने देखा होगा कई सारे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ये प्रेम ज़्यादा करते हैं, ये मृदुल होते हैं मतलब कोमल होते हैं, शिथिल भी होते हैं, शिथिल मतलब ढिलाई देने वाले, सामाजिक होते हैं और मिलनसार होते हैं, दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति गोलाकृतिक के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा इन्होंने बताया मेसोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर मजबूत होता है, पेशीय शरीर वाले, मतलब जिनके ये नॉर्मली अपन कहते हैं ना कि एब्स वगैरह निकले रहते हैं, ये चीज़ें। सुगठित शरीर, जैसे कोई खिलाड़ी वगैरह रहता है, सैनिक रहता है, अपना जो जवान फौजी है वो रहता है, तो फिर ऊर्जावान, उनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है, ये साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही आयताकृतिक के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रकार है मित्रों लंबाकृतिक, एक्टोमॉर्फिक जिसको कहा जाता है। जो व्यक्ति पतले होते हैं और लंबे होते हैं, सुकुमार, दिखने में अच्छे होते हैं, कुशाग्र बुद्धि इनकी होती है, कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाले, कलात्मक होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, ज़्यादा दूसरों से बोलना ये पसंद नहीं करते हैं। तो ये 3 प्रकार यहाँ पर शेल्डन के द्वारा बताए गए हैं। मित्रों, नेक्स्ट युंग के अनुसार वर्गीकरण देखने वाले हैं। युंग ने, जिसको कार्ल जुंग भी, कार्ल यंग भी, कार्ल युंग, कुछ भी आप कह सकते हो, सब एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जिसको कहा जाता है। अंतर्मुखी मतलब होता है जो अपने आप में खुश रहते हैं, दूसरों से बोलना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति शर्मीले होते हैं, शर्म ज़्यादा आती है इनको, अपना समय अकेले व्यतीत करना ये पसंद करते हैं, दूसरों के साथ रहना इनको अच्छा नहीं लगता। दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करने, उनसे अंतःक्रिया करने में ये अपने आप को असहज महसूस करते हैं। दूसरों से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और असहज महसूस होता है कि यार मैं इनसे क्या बात करूँगा, कैसे क्या, इसके दिमाग में कई सारे प्रश्न चलते रहते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वो है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट जिसको आप कह सकते हो। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक होते हैं, बहिर्गामी होते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत करना ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरे लोगों से अंतःक्रिया करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही बहिर्मुखी व्यक्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडमैन एवं रोजनमैन के अनुसार
मित्रों, इन्होंने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो इनको भी आपको लिख लेना है। इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है टाइप ए व्यक्ति और दूसरा है टाइप बी व्यक्ति। तो मित्रों, टाइप ए व्यक्ति क्या होता है, देखिए कि जिन लोगों में धैर्य की कमी होती है लेकिन उच्च अभिप्रेरणा होती है और ये उतावलेपन ज़्यादा रखते हैं, उतावलापन। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप टाइप ए और टाइप बी में से कौन से प्रकार के व्यक्तित्व रखते हैं। समय के यहाँ पर स्वयं के पास समय की कमी होती है, ये खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, इतना काम होता है इनको। एवं हर समय काम के बोझ से लदे होने का अनुभव करना, और ये हर टाइम ये सोचते हैं कि यार मेरे अभी और काम बच रहा है, और काम बच रहा है। इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं मित्रों। तो जरूर कमेंट करके जाए कि टाइप ए व्यक्ति में आप में से कौन कौन है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं कि धैर्य की कमी होती है, इनमें उच्च अभिप्रेरणा होती है, उतावलापन होता है, स्वयं के पास समय की कमी होती है और हर समय इनको लगता है कि यार मेरे बहुत सारा काम है। टाइप बी, ऐसे व्यक्तियों में टाइप ए की विशेषताओं का अभाव होता है। ये टाइप ए के ठीक विपरीत प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मतलब ठीक विपरीत क्या, सीधा सा मतलब क्या है कि इनमें बहुत धैर्य होता है, ये बहुत देर तक धैर्य रख सकते हैं। इनकी अभिप्रेरणा है वो उच्च नहीं होती है। इनमें उतावलापन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इनके पास टाइम ही टाइम होता है और इनको कभी नहीं लगता है कि मुझे कुछ काम है। तो ये जो सारी विशेषताएं ये टाइप बी प्रकार के व्यक्तियों में होती है। तो कमेंट करके जाए कि आप कौन से प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाते हैं। अब मित्रों, व्यक्तित्व के निर्धारकों को कल पढ़ेंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर जाए। अच्छी लगती है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें मित्रों। अपने जो आसपास मित्र हैं, आपके जो सब ग्रुप्स वगैरह है, उसमें वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।